साथियों, आज हम आदिवासी युवा नेता जिनके नाम में ही राज है और आज देश के आदिवासी युवाओं के दिलों पर राज कर रहे हैं, ऐसे आदिवासी लड़ाकू नेता राजकुमार रोत के साथ हैं जो भारतीय आदिवासी पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये आदिवासी मुद्दों के लिए जो हक की लड़ाई है उनके लिए जाने जाते हैं। दादा से मैं 5 मिनट में वार्तालाप करने वाला हूं कि आज की आदिवासी की जो राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनके ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। सर, आपने अभी अभी संसद में भी और जो बहुत सारे मीटिंगों में भी ये बताया था कि राजकीय आरक्षण लेने के बाद आप आदिवासी मुद्दों को ना लड़ने वाले जो नेता हैं उनके लिए क्या कहोगे, और ऐसे जो हैं आप एक नेता लड़ रहे हो तो इतना प्रभाव है, तो पूरे 47 नेता अगर लड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ सकता है, क्या कहोगे? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को धन्यवाद, जोहार। वर्तमान जो परिस्थितियां बनी हुई है और पूर्व की जो परिस्थितियां बनी, नेशनल पार्टियों ने ऐसे ही लीडर को चुना जो लीडर पार्टी के हाईकमान के निर्देश में रहे, मतलब पार्टी जो कहे वो करे, कम्युनिटी के प्रति वफादारी नहीं सिखाई, पार्टी के प्रति वफादारी सिखाई। तो ऑल ओवर ये देखा जाए, अगर शॉर्ट शब्द में समझे कि जो भी लीडर गया कांग्रेस बीजेपी के अंदर, वो समुदाय के प्रति वफादार नहीं रहा, जवाबदेही नहीं रहा, पार्टी के प्रति जवाबदेही और वफादार रहा। उसकी वजह से समाज को काफ़ी नुकसान हुआ है। और नेशनल पार्टी ऐसे ही कैंडिडेट को चॉइस करती है जो पार्टी के प्रति वफादार रहे, कम्युनिटी के प्रति वफादार रहने वाले लोगों को सेट करती है। आज के भारत के आदिवासियों की राजनीतिक स्थिति क्या है? देखो, भारत के आदिवासियों का अगर ऑल ओवर देखा जाए कि नेशनल लीडर तो ठीक है, स्टेट लीडर भी ट्राइबलों का नहीं बन पाते। झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री बने जरूर, लेकिन वो एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में आए तो बन पाए। बाकी हम देखते हैं ऑल ओवर मध्य प्रदेश में इतना आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, आपके गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान के अंदर है, लेकिन ट्राइबल लीडर नहीं बन पा रहा है, मतलब स्टेट लीडर भी नहीं बन पा रहा है। नेशनल लीडर की तो दूर की बात है, वो ट्राइबलों की लीडरशिप बन पाना ही नहीं चाहती नेशनल पार्टी। और एक प्रकार आपका ये भी कहना होता है कि आदिवासियों को सिर्फ थुनथुना जो है झुनझुना थमा दिया जाता है और विकास के नाम पे, और आदिवासियों के यहाँ की जो जल जंगल जमीन है, वहाँ के जो भी नैसर्गिक साधन हैं वो छीने जा रहे हैं। आदिवासियों के जो भी कानून थे उनका है ना पर्याप्त जो अर्थ निकाल के क्या? हाँ बिल्कुल, मैंने ऑल ओवर जो एनालाइज किया उसमें ये सामने आया कि छोटी मोटी योजनाओं में ट्राइबलों को उलझाया जाता है और उनको उलझा के वो मुख्य जो डिमांड है वो भुला देते हैं, और खनिज संपदा, हमारे जल जंगल जमीन को छीनने का काम वर्तमान में हो रहा है। क्या आदिवासी मुद्दे उठाने के लिए आदिवासी सांसद जो हैं उनको पर्याप्त समय दिया जाता है संसद भवन में बोलने के लिए? नहीं दिया जाता है। हम लोग भी कहते हैं कि आप प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, 47 सांसद चुन के आते हैं, तो नेशनल पार्टियों का जो भी लिस्टेड आती है इसमें देखा है मैंने कि ट्राइबलों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है। हम लोग भी क्षेत्रीय पार्टी से आते हैं तो हम लोगों को भी काफ़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, इसके बावजूद छोटा मोटा समय दिया जाता है। मतलब जिस कहते हैं कि जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों के अनुरूप जो ट्राइबलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो दूसरा है कि बहुत सारे नए कानून जो हैं आदिवासियों के खिलाफ बनते जाते हैं, जैसे कि अभी अभी 2022 में कानून में चेंजेस आए थे, पैसा धरातल पे काम नहीं कर रहा है, वो फॉरेस्ट राइट को धरातल पे उतारा नहीं जा रहा है। तो ऐसे कानून जब बनते हैं तो आदिवासी नेताओं को पूछा जाता है? अभी वही चीज सामने आ रही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया लेकिन ट्राइबलों को इसके बारे में जानकारी इसके नहीं हुआ, और अब ये कह रहे हैं कि अब तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ट्राइबलों को पट्टे मिल गए, लेकिन वास्तविक कई लोगों को आज भी जानकारी नहीं है। ट्राइबलों के खिलाफ जो ट्राइबल की रूढ़िगत परंपरा, रीति रिवाज, कल्चर को खत्म करने वाले कानून बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ट्राइबलों को जानकारी नहीं होने की वजह से वो विरोध भी नहीं कर पाता है। मतलब वही है कि ट्राइबलों को कुछ योजनाओं में उलझा के रखो और दूसरे दरवाजे से ट्राइबलों को खत्म करने की नीतियाँ तैयार कर रहे हैं। आपने ये भी कहा था कि ये जो आदिवासियों के लिए स्पेशल बजट जो आता है वो लास्ट मिनट में दूसरे विभागों के लिए वर्क किया जाता है, तो क्या आदिवासी बजट के ऊपर एक सेपरेट कानून होना चाहिए कि आदिवासियों का जो भी बजट है वो आदिवासियों के ऊपर ही खर्च हो? देखो, कानून होना या नहीं होना और इसका इम्प्लीमेंट होना, उसमें रात दिन का अंतर है। अनुच्छेद 275 के तहत केंद्रीय सहायता मद और स्टेट लेवल की जो ग्रांट होती है उसमें ये ट्राइबलों के लिए है बजट। इसमें प्रावधान कर रखा है कि 50% नहीं 60% से ऊपर जहाँ ट्राइबल है वहीं पर इस बजट का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो दूसरे कम्युनिटी वाले क्षेत्र में इसका यूटिलाइज किया जाता है। साथ ही मैंने देखा बड़े बड़े पैमाने पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी चलते हैं, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर चला, उसके अंदर भी ये ट्राइबलों का पैसा जो फंड लगाया गया। केरल के अंदर हुआ कि पूरी ग्रांट कोई दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरी स्कीम में लगा दिया गया। तो गवर्नमेंट प्रावधान तो है कि ट्राइबल इलाके में ही आपको बजट खर्च करना है,
लेकिन वो कानून नियम कायदों के विरोध में जाके वर्तमान जो सत्ता होती है वो दूसरे समुदाय या दूसरे इलाके में इसका उपयोग कर लेती है पैसे का। बीजेपी या फिर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में जो आदिवासी नेता हैं, जो पार्टी के चमचे बने हुए फिरते हैं या फिर वो आदिवासी मुद्दों की बात नहीं करते, उनको क्या आप संदेश देना चाहोगे? वो उनका व्यक्तिगत स्वार्थ देख के ये कर रहे हैं। मैं उनको एक ही संदेश देना चाह रहा हूँ कि आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए समुदाय को, आने वाली पीढ़ी का नुकसान नहीं करें। और दूसरा कि आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा दबावट नहीं है, प्रेशर ग्रुप नहीं है, तो वो कैसे हम काम कर सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक हो या फिर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक के आदिवासियों को एक करने के लिए, आदिवासी नेताओं को इस पे कैसे काम होना चाहिए? देखो, ट्राइबल को अपनी आइडेंटिटी के आधार पे आपस में कनेक्शन करने का काम किसी ने नहीं किया आज तक। बिल्कुल। उनको धर्मों में बांट दिया। बिल्कुल। जैसे कि हम जाते हैं इधर इस इलाके में तो वो कहते हैं ये हिंदू आदिवासी है, हिंदू आदिवासी। उधर जाते हैं कहते हैं ये ईसाई आदिवासी है। तो धर्मों में बांट दिया गया। उन अपनी आइडेंटिटी के आधार पे उनके आदिवासी के नाम पे कनेक्शन नहीं होने दिया और एक चेन नहीं बनी। और चेन नहीं बनी तो आपस में जो इशू है वो इशू कलेक्ट नहीं हुए, और इशू कलेक्ट नहीं हुए, समझ नहीं पाए, तो एकता नहीं हुई। एकता नहीं होने की वजह से प्रेशर सत्ता पे प्रेशर नहीं बना पाए। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल हो, दक्षिण का ट्राइबल हो, आपके उधर का ट्राइबल हो, मध्य का ट्राइबल हो, सबका जो कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इसमें एक मोटे पैमाने पे हमने एक एनालाइज ये भी किया कि कोई भी ट्राइबल जल जंगल जमीन की बात करता है, जल जंगल जमीन की बात करते ही उस पर नक्सलाइट का आरोप लगाया जाता है ताकि दूसरे स्टेट का ट्राइबल वो दूर भागेगा। ये बड़ी पॉलिसी है, ट्राइबल को आपस में नहीं जोड़ने देने की बहुत शानदार पॉलिसी है लोगों के पास कि उन पे नक्सलाइट का ठप्पा लगा दो ताकि वो आपस में नहीं जुड़े। और दूसरा है कि आपने अभी आदिवासी इतिहास और आदिवासी आइडेंटिटी को लेकर आदिवासी भील प्रदेश का होना चाहिए, तो भील प्रदेश लेके रहेंगे? बिल्कुल, भील प्रदेश की लंबी डिमांड है। कई आदिवासी समुदाय के लोगों ने बलिदान दिया है, तो अवश्य भील प्रदेश की डिमांड पूरी होगी। अवश्य आने वाले समय मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से सहयोग मिलेगा और अवश्य ये मांग पूरी होगी। आने वाले दिनों में जो आदिवासी भारत के युवा हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे कि वो कैसे आदिवासी हक अधिकार के लिए काम करें और भविष्य की रणनीति कैसे? देखो, शिक्षित बने और संगठित रहे और अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए भविष्य का नुकसान नहीं करते हुए हमको एकजुट होकर कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, मानव जीवन के लिए लड़ना है। और यही लड़ने का संदेश जो है राजकुमार रोत साहब जो है देश के युवाओं को दे रहे हैं और आदिवासी हक के लिए कैसे लड़ा जाता है उसका एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। धन्यवाद। जोहार आपकी। जय जय आदिवासी।